अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 4-5 मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान के हवाले से। ISI के मारगला मेस में एक बड़ी अहम मीटिंग हुई, कब हुई, क्या हुई और उसकी तफसीलात क्या हैं, इस पे बात होगी। दूसरे नंबर पे बात करेंगे इमरान खान का ही 190 मिलियन पाउंड केस इख्तितामी मराहिल में है, इसके हवाले से क्या फैसला मुतवक्के है, तफसीलन इस पे भी बात करेंगे। तीसरे नंबर पे बात करेंगे मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को ये वार्निंग दी है कि अगर बिल को गजट ना किया गया मदारिस की रजिस्ट्रेशन के लिए तो वो सड़कों पे होंगे। इसके हवाले से कि क्या मौलाना फजल रहमान वाकई हुकूमत के खिलाफ कोई एहतजाज और लॉन्ग मार्च करेंगे, इस पे भी तफसीलन बात होगी। चौथे नंबर पे बात करेंगे पाकिस्तान की आबादी के लिए नए आदाद शुमार सामने आए हैं जिसमें होशरुबा किस्म के इंकशाफात हैं और अभी से हुकूमत ने इस पर कोई तवज्जो ना दी तो आगे इसके संगीन नताइज होंगे। क्या तफसीलात हैं, इस पे भी बात करेंगे। और पांचवें नंबर पे बात करेंगे रूस के केमिकल और न्यूक्लियर डिफेंस फोर्स के सरबराह की हलाकत हुई है, यूक्रेन ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है, इसकी क्या तफसीलात हैं, इस पे भी बात होगी। और साथ साथ ये भी IT के हवाले से ये जो रोज़ाना इंटरनेट की बंदिश है, इस पे हुकूमत ने एक नई पॉलिसी बनाई है, वो क्या है, और IT पार्क्स और जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और जो बाकी कंपनीज हैं IT से रिलेटेड, उनके लिए क्या नए जो हुकूमत फैसिलिटीज़ देने जा रही है, इस पे भी तफसीलन बात होगी। इससे पहले बात करते हैं इमरान खान के हवाले से जो एक अहम मीटिंग और बैठक हुई, वो कब हुई। इसके हवाले से कल आपको याद होगा मैंने एक वीलॉग में ये बताया था आपको कि जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा हो गई थी, उसके बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराहान की एक मीटिंग हुई आर्मी चीफ के साथ आर्मी मेस में रावलपिंडी में, और ये फैसला किया गया कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। लेकिन उस टाइम के जो आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बादशाह, उन्होंने ये कहा था कि आप इसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ना लाएं, ये आगे जाके ये फिर टारगेट करेगा फौज को और फौज के इदारे को। बहरहाल उस टाइम शहबाज शरीफ मान गए थे कि ठीक है इसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नहीं लाते, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान ये नहीं माने थे और ये बज़िद थे कि इसको अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए ही हटाना है हुकूमत से। ये 26 मार्च 2022 की मीटिंग का जो मैंने कल अपने ज़राए से ये कोट करके किया था। तो कल ये जो वीलॉग मैंने किया उसके बाद मेरे एक बड़े अहम सोर्स, उन्होंने ये वीलॉग देखने के बाद मुझसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि ये जो मीटिंग थी दरअसल ये आर्मी मेस रावलपिंडी में नहीं हुई थी, बल्कि ISI का जो मारगला रोड पे मेस है वहाँ पे ये मीटिंग हुई थी और उसमें तमाम सियासी जमातों के सरबराहान ने शिरकत की थी। उस टाइम के जो आर्मी चीफ थे वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे और ISI के जो चीफ थे वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे। और ये मीटिंग दरअसल इमरान खान के कहने के ऊपर ये मुनक्किद की गई थी। जब ये हुकूमत जो उस टाइम PDM की जमातें थी उन्होंने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई, तो उसके बाद इमरान खान ने आर्मी चीफ को बुलाया और उनसे ऑप्शंस डिस्कस की, और ऑप्शंस डिस्कस करने के बाद इमरान खान ने 3 ऑप्शंस वो दी, और तीनों ऑप्शंस जो है ये इन अपोजिशन की जो जमातें थी PDM उनके सामने रखी गई थी। एक ऑप्शन ये थी कि वो जो तहरीक अदम एतमाद वाली है वो तो जो अपोजिशन थी उस टाइम PDM की जमातें उनकी तरफ से थी। दूसरी जो इमरान खान ने ऑफर की थी कि ये विड्रॉ कर लें जो अदम एतमाद की तहरीक है, तो मैं जल्दी असम्बलीज को डिसॉल्व कर देता हूँ और अर्ली इलेक्शन अनाउंस कर देता हूँ। लेकिन ये जो ऑप्शंस लेके PDM की जमातों के सामने गए, PDM की जमातों के जो शहबाज शरीफ साहब थे वो तो मान गए, लेकिन उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान ये नहीं माने थे। यही वो वजह है कि फिर आगे तहरीक अदम एतमाद और फिर उसके बाद हुकूमत कंटिन्यू, इवन हुकूमत जब PDM की बनाएगी, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, उसके बाद भी अर्ली इलेक्शंस के हवाले से ये फैसला किया गया था। लेकिन फिर यही था कि सदर जरदारी साहब की तरफ से और उनकी तरफ से कहा गया कि नहीं, जो असम्बलीज का टाइम था वो पूरा किया जाएगा और उसके बाद ही इलेक्शंस कराए जाएंगे। तो गोया ये जो इमरान खान की तरफ से टारगेट किया जाता है ये PDM की जमातों को और उसके साथ साथ जो फौज को, हकायक दरअसल यही थे कि इमरान खान खुद जो है उन्होंने ये ऑप्शंस दी थी कि वो असम्बलीज डिसॉल्व कर देते हैं और अर्ली इलेक्शंस का अनाउंस कर देते हैं, लेकिन
अदम एतमाद के जरिए उनको ना हटाया जाए, क्योंकि ये पहली बार पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ है कि किसी भी वजीर आजम को अदम एतमाद की तहरीक के जरिए ये हटाया गया। और ये इमरान खान के लिए बहुत बड़ी इंसल्ट है, जो कि खुद को पॉपुलर लीडर कहते थे, लेकिन इतने अनपॉपुलर कि उनको असम्बली से ही एतमाद के फुकदान की बुनियाद के ऊपर इनको ये हटाया गया, जो कि बिल्कुल एक जमहूरी तरीकाकार है। लेकिन इमरान खान को ये इस बात का गुस्सा ना सिर्फ ये कि मौजूदा जो PDM की उस टाइम की जमातें थी उनके ऊपर भी था, और फौज के ऊपर इसलिए कि फौज ने उनकी हुकूमत को बचाया क्यों नहीं। गिराने के हवाले से तो जो पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें फौज जो है वो टोटली एपॉलिटिकल हो गई थी, और तमाम सियासी जमातों की तरफ से ही मौलाना फजल रहमान जिसको लीड कर रहे थे, ये तमाम तर जो इमरान खान की हुकूमत गिराने के हवाले से वो किया गया था, ये उनकी अपनी ही कोशिश थी। बहरहाल ये इमरान खान की तरफ से जो ऑफ़र दी गई थी वो नहीं मानी गई, और ये जो हकायक थे मैंने कहा ये ज़रा आपके साथ शेयर कर दूं। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड केस अब अपने इख्तितामी मराहिल के पास है, और इस हवाले से जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने अपने दलाइल फाइनल वो मुकम्मल कर लिए हैं 190 मिलियन पाउंड केस में। अब जो दिफा की तरफ से जो वकला हैं वो अपने कंक्लूडिंग जो आखिरी जो इख्तितामी जो जितने भी इसके हवाले से अपने वो करेंगे, दलाइल देंगे, और उसके बाद फिर ये जो फैसला है फाइनल वो 342 की जो स्टेटमेंट होगी, और उसके बाद ये फैसला सुनाया जाएगा। मेरी इतलात के मुताबिक यही है कि ये वो केस है जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों को लंबी सज़ा होगी, और इसमें जैसे पहले साइफर था या फिर उसके साथ तोशा खाना केस था, उसमें जो सज़ाओं के हवाले से प्रोसीजरल भी कुछ जो कोर्ट की तरफ से जल्दबाजी की गई थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान को पूरी उसका वो दिया गया था, फ़ायदा पहुंचा है। लेकिन इस केस में ना सिर्फ ये कि दिफा को पूरा टाइम दिया गया, बल्कि दिफा की तरफ से यानी इमरान खान और बुशरा बीबी की तरफ से ज़्यादा टाइम लिया गया। जिरह के हवाले से भी इन्होंने जानबूझ के कोई दर्जनों के हिसाब से ये जितनी भी समातें हुई थी उसको मुलतवी कराते थे या डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हुए, ताकि ये फैसला ना आ सके। बहरहाल अब ये तकरीबन इसका जो इख्तितामी मराहिल में, और इसके बाद जब फैसला आएगा तो मेरी इतला यही है कि इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में नहीं बल्कि इसी ये जो केस है, मुकदमा है, इसी में लंबी सज़ा होगी, क्योंकि अगर मिलिट्री कोर्ट में इनका ट्रायल होता है तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी हुकूमत के ऊपर दबाव आएगा, और उसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी आएगा। तो ये एक बुनियादी और बेहतर जो एक तरीकाकार है कि सिविलियन अदालतों के ज़रिए इमरान खान को करप्शन के केस में सज़ा हो, और करप्शन के केस में सज़ा का मतलब यही है कि इनके खिलाफ जो आगे फिर दुनिया भर में कोई इस तरह का प्रोपेगेंडा भी नहीं किया जा सकता कि इनको टारगेट किया जा रहा है मिलिट्री की तरफ से या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। ये अब इसका क्या फैसला आता है, चंद हफ्तों की बात है। इस हवाले से जो भी आएगा इसके हवाले से तफसीलात जो भी होंगी वो आपके साथ शेयर करूंगा। अब जरा बात कर लेते हैं मौलाना फजल रहमान के हवाले से। उन्होंने कल हुकूमत को वार्निंग दी है कि वो अगर हुकूमत ने गजट ना किया, ये जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट है जिसके तहत मदारस की रजिस्ट्रेशन होती है, तो वो सड़कों पे आएंगे और फिर भूल जाएंगे, और आप लोग भी इस हवाले से तो इस पे क्या मौलाना फजल रहमान वाकई हुकूमत के खिलाफ कोई इस तरह का महाज खड़ा कर सकते हैं? मेरी इस हवाले से जो मुख्तलिफ हुकूमती ज़राए से बात हुई वो ये बताते हैं कि हुकूमत मौलाना फजल रहमान के साथ मामला तय कर लेगी। हालांकि जो पहले पिछले हफ्ते इनसे मुलाकात हुई थी हुकूमती टीम की, मौलाना फजल रहमान की लीगल टीम से, उनको तमाम तर चीज़ें बता दी गई थी, और ये भी कि जो पहला बिल था उसमें जितनी भी टेक्निकल कोई एरर्स थी या मिस्टेक्स थी वो ख़त्म करके इसको जॉइंट सेशन में पेश किया जाएगा। लेकिन मौलाना फजल रहमान बज़िद हैं कि यही पहले वाला बिल ही हर सूरत में हुकूमत को गजट करना होगा, और टेक्निकली वो कहते हैं कि ये बिल अब मंजूर हो चुका है, क्योंकि अगर एक दफ़ा सदर की तरफ से ऑब्जेक्शन लगती है और वो दूर हो जाती है तो उसके बाद दूसरी ऑब्जेक्शन नहीं लगाई जा सकती, और वो बिल ऑटोमेटिकली मंजूर तस्वुर होता है। जबकि हुकूमत की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जो सदर की तरफ से एतराज़ात लगाए गए हैं उसको जॉइंट सेशन में पेश किया जाता है, और जॉइंट सेशन से इसकी मंजूरी ली जाती है। इस बुनियाद के ऊपर दोनों का जो डेडलॉक है वो बरकरार है। लेकिन जो हुकूमती जो मेरे ज़राए वो ये दावा कर रहे हैं कि ये कोई इसमें डेडलॉक नहीं होगा और मौलाना फजल रहमान को इस हवाले से कायल कर लिया जाएगा। लेकिन मौलाना फजल रहमान को जो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा गुस्सा है वो इस बात का है कि हुकूमत ने इनके मुकाबले में जो उलमा ला के खड़े कर दिए हैं वो भी कोई छोटे मोटे उलमा नहीं हैं, कोई 18,000 के करीब मदारिस उनके साथ भी हैं, जो कि पहले ऑलरेडी एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो डायरेक्टरेट ऑफ रिलीजियस एजुकेशन है उसके अंडर उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, और उसके तहत
ना सिर्फ ये कि दीनी अलूम बल्कि उसके साथ साथ दुनियावी अलूम भी उनको पढ़ाए जाते हैं। जो मैंने इस हवाले से मुख्तलिफ लोगों से बातचीत की वो ये बताते हैं कि ये जो 18,000 जो मदारिस इन जो दूसरे उलमा हैं उनके साथ हैं, उसमें से फारिग तहसील तलबा में से कोई फ़ौज में कमीशन हासिल करके वहाँ पे भर्ती हो रहे हैं, कोई नेवी में, कोई एयरफोर्स में, बाकी दीगर जदीद जो अलूम हैं वो भी सीख रहे हैं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान इस वजह से भी गुस्सा में है कि इन तमाम जो उलमा हैं वो आधे इन्होंने डिवाइड कर दिए हैं हुकूमत ने और एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया है। तो इस बुनियाद को और ये देखा जाए और ओवरऑल जो स्ट्रेंथ देखी जाए, जो दूसरे जो मदारिस के लोग हैं जो कि अभी भी ये चाहते हैं कि जो रिलीजियस एजुकेशन के अंडर है उसी के तहत ही रहे मदारिस, उसके मौलाना फजलुर रहमान उनके साथ कोई सड़कों पे आके मुकाबला नहीं करना चाहते। और मेरी इतला यही है कि मौलाना फजलुर रहमान किसी भी सूरत ये हुकूमत के खिलाफ इस तरह सड़कों पे नहीं आएंगे, ना लॉन्ग मार्च और ना ही एहतजाज करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि हुकूमत की तरफ से जो इनके खिलाफ वादा इनकी साथ वादा खिलाफी की गई है उसके हवाले से मैं समझता हूँ कि जेन्युइन है मौलाना फजलुर रहमान के जो इनके साथ जितने भी अपने खदशात का उन्होंने इजहार किया है और तहफ़्फ़ुज़ात का, वो बिल्कुल जेन्युइन है। बहरहाल इस पर मज़ीद जो तफसीलात और इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ शेयर करूँगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं हुकूमत की तरफ से नए आदाद व शुमार आए हैं आबादी के हवाले से। जो पाकिस्तान पॉपुलेशन के हवाले से जो इदारा काम करता है उसने नए आदाद व शुमार जो शेयर किए हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 2050 तक कोई 38 करोड़ तक पहुंच जाएगी। यानी अभी 24 करोड़ है तो वो बढ़ के 14 करोड़ मजीद बढ़ के वो 38 करोड़ तक पहुंच जाएगी। ये बड़ा ही अलार्मिंग है। जो उसके साथ साथ उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं कि अगर ये आबादी में 38 करोड़ 60 लाख तक हो जाएगी तो फिर उसके लिए उन तमाम इस जो आबादी है उसकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए और ओवरऑल फिर पाकिस्तान को 115 मिलियन नई जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। फिर एजुकेशन, मईशत, सेहत, इंसानी वसाइल और उसमें हुकूमत को मैनेज करने के लिए बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। अब ये हुकूमत को सोचना होगा कि इसकी ये जो खासतौर के ऊपर आबादी को कंट्रोल कैसे करना है और जो शरह है आबादी में इजाफे की वो 2.2% तक कैसे वो लाया जा सकता है। इसके लिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की तरफ से भी कुछ रिकमेंडेशंस और कुछ सिफारिशात मुरतब की गई हैं और इन सिफारिशात के तहत ये जो इन्होंने काउंसिल ऑफ जो कॉमन इंटरेस्ट है उसकी तरफ से जो सिफारिशात दी गई हैं उसमें यही है कि जो आबादी के कंट्रोल के हवाले से इनके फैसलों पे अमल करके शरह जो बार आवरी है उसको 2.2% तक लाया जा सकता है और GDP ग्रोथ भी 5.1% तक लाया जा सकता है। और उसके लिए बाकायदा मनसूबाबंदी के उसके ऊपर अमल कराना होगा और उसके लिए बाकायदा एक कम्प्रीहेंसिव ना सिर्फ ये कि एक कैंपेन चलानी होगी, लोगों को इसके हवाले से एजुकेट करना होगा, आबादी को कंट्रोल करने के हवाले से मौसर हिकमत अमली अपनानी होगी, तब भी जाके फिर वो कहते हैं कि फिर अगर ये इनके ऊपर अमल दरामद किया जाता है तो फिर 33 करोड़ तक आबादी जा सकती है। यानी 5 करोड़ का फिर भी एक वो है, इससे हम कमी ला सकते हैं पाकिस्तान की जो आबादी एक रैपिडली एक ग्रोथ है उसके हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि यह हुकूमत पाकिस्तान को अभी से इसके हवाले से बाकायदा ना सिर्फ ये कि मनसूबाबंदी करनी चाहिए और अगर ये मनसूबाबंदी नहीं करते तो फिर दूसरी इसकी ऑप्शन वही है कि आप इसके लिए फिर पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें बेहतरी और ग्रोथ के लिए अभी से इक़दाम शुरू कर दें। साथ ही जो उनकी नीड्स होंगी उसके लिए भी इक़दाम आपको अभी से शुरू करने होंगे। दोनों सूरतों में, या आबादी कंट्रोल करनी है उसके हवाले से भी, या फिर आबादी कंट्रोल नहीं करते और जो दीगर ज़रूरियात होंगी इस आबादी के लिए उसको पूरा करने के लिए यह हुकूमत को अभी से मनसूबाबंदी करनी होगी। अदरवाइज़ फिर ये एक टिकिंग बॉम्ब है। आबादी के लिए वो वसाइल नहीं होंगे जितनी आबादी होगी तो फिर अल्टीमेटली यही होता है कि खाना जंगी होती है। इसके लिए जो तमाम मैं समझता हूँ कि हुकूमत और जो इसके हवाले से जो जितने भी फैसला साज कुव्वतें हैं उनको अभी से सोचना होगा। इस पे मजीद जो अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ के हवाले से। रूस के जो सबसे अहम एक जो दिफाई इदारा है उसका न्यूक्लियर और केमिकल डिफेंस फोर्स का, उसके सरबराह थे लेफ्टिनेंट जनरल थे एग्री क्रीलोफ। ये अपने साथियों समेत हलाक हो गए हैं और इस हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं वो ये है कि ये जो एग्री क्रीलोफ थे लेफ्टिनेंट जनरल, ये अपने ऑफिस से जब बाहर निकल रहे थे तो एक धमाका हुआ और धमाके में ये भी और इनके जो सिक्योरिटी का स्टाफ था और इनके साथी थे वो हलाक हो गए हैं। ये जो धमाका हुआ है दरअसल ये एक उनके ऑफिस के बाहर स्कूटी पार्क की गई, उस स्कूटी के अंदर बम जो है वो नस्ब किया गया था और उसके नतीजे में ये हलाक हुए हैं। और इसकी जो धमाका और इसको मारने की जो जिम्मेदारी है
वो जो यूक्रेन है उसकी तरफ से ये उसके वो कबूल की गई है इसकी जिम्मेदारी। और यूक्रेन के जो इनकी जो एक स्पेशल खसूसी जो ऑपरेशन था उसकी SBU सिक्योरिटी सर्विस है जो यूक्रेन की, उसने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। और उसकी जो वजूहात बताई गई हैं कि ये जो रूसी ये जो न्यूक्लियर और केमिकल डिफेंस फोर्स के जो सरबराह थे, इनके ऊपर यूक्रेन में जो केमिकल वेपन्स इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया गया था। और ये केमिकल वेपन इस्तेमाल करने की बुनियाद के ऊपर यूरोपियन यूनियन की तरफ से इनके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी। तो ये बड़ा मोस्ट वांटेड थे खासतौर के ऊपर यूक्रेन के अंदर। और यूक्रेन ने रूस के अंदर जाके ये अहम एक ओहदेदार थे इनको मारा है। तो अब ये जो रूस और यूक्रेन की जो जंग है ये किस नतीजे पर पहुंचती है, खासतौर के ऊपर ट्रंप के आने के बाद, क्योंकि ट्रंप यूक्रेन वॉर के ज़्यादा हामी नहीं है। और उन्होंने ये अंदिया भी दिया था कि वो आते ही यूक्रेन वार के हवाले से जो अमेरिका की तरफ से इमदाद दी जाती है वो उसका वो ख़त्म कर देंगे। देखना ये होगा कि क्या अमेरिका कंटिन्यू रखता है इनको वेपन्स देना और उसके साथ साथ जो इमदाद है वो देना, ताकि रूस को रोका जा सके और कर्टेल किया जा सके। ये बड़ा अहम डेवलपमेंट होगी। जनवरी में क्या होता है इस पर भी बात करेंगे। अब जरा बात कर लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रूल्स बनाए गए हैं खासतौर के ऊपर जुडिशल कमीशन के लिए और जजेस की तैनाती के हवाले से। उनको बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर भी अपलोड कर दिया गया है और इवन लोगों से भी इस हवाले से सजेशंस मांग ली गई हैं। और सुप्रीम कोर्ट में इस्लाहात लाने के हवाले से भी चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने लोगों से और पब्लिक से इसकी सजेशंस मांगी हैं। ओवरऑल जो जजेस की तैनाती के हवाले से जो नए रूल्स बनाए गए हैं जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी अपनी इनपुट दी है, लेकिन ये जो अभी रूल्स बनाए गए हैं इसके मुताबिक जो चीफ जस्टिस होगा हाई कोर्ट उनकी तैनाती 3 सीनियर जजेस जो होंगे वो उनमें से की जाएगी। जैसे लाहौर हाई कोर्ट की ऑलरेडी इसी तरह हुआ है। जस्टिस आलिया नीलम जो हैं वो सीनियोरिटी पे जो इनसे 2 ऊपर थे उनको इग्नोर करते हुए इनको लगाया गया था। तो ये एक मुस्तकिल रूल्स अब बन गए हैं कि किसी 3 का पैनल होगा, उसमें से हाई कोर्ट के किसी भी जज को तैनात किया जा सकता है चीफ जस्टिस के तौर के ऊपर 3 सीनियर मोस्ट में से। इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट का होगा इंतखाब, वो भी जो हाई कोर्ट से एलिवेट होंगे जो जजेस होंगे वो हाई कोर्ट्स के 5 सीनियर मोस्ट जजेस उनमें से ही जो किसी नाम को जो है वो 5 सीनियर तरीन जजेस में से होगा और नामों पे गौर किया जाएगा पहले और उसके बाद फिर वोटिंग कराई जाएगी जुडिशल कमीशन में, उसके बाद ही ये होगा। बाकी जो इस हवाले से जो रूल्स बनाए गए हैं सीनियर तरीन जजेस में से होंगे। फिर उसके साथ साथ जो जुडिशल कमीशन में तमाम नामों पर गौर किया जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस बाकायदा एवेलुएट की जाएगी और परफॉर्मेंस एवेलुएशन के बाद फिर वोटिंग कराई जाएगी और वोटिंग के बाद ही जो भी जो मेजॉरिटी में होगा उसको वो तैनात किया जाएगा। तो इस हवाले से ये जो रूल्स हैं मजीद उन्होंने कुछ इनपुट्स वगैरह मांगी हैं जो फाइनल होंगे जुडिशल कमीशन के हवाले से। आपको याद होगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये पिछले दिनों खत लिख के ये कहा था कि जजेस की तैनाती के लिए ये जो जुडिशल कमीशन है जब तक रूल्स नहीं होते तब तक ये गैर आइनी होगा अगर किसी को अपॉइंट किया जाता है, इसलिए अभी फिलहाल ये तैनाती रोक दी जाए। उस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने उसका बाकायदा तफसीली एक जवाब दिया था जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बहरहाल ये एक अच्छी और पॉजिटिव मैं समझता हूँ कि जो अदलिया के अंदर ये इस तरह की रिफॉर्म्स आ रही हैं। पहले ये होता था कि पिक एंड चूज़ की जाती थी, चीफ जस्टिस अपने नाम वो बता देते थे और उसके बाद जुडिशल कमीशन में जो उस टाइम जो वो किया जाता था वो फाइनलाइज किया जाता था, पार्लिमानी कमेटी में आता था। पार्लिमानी कमेटी एक रबर स्टैम्प के तौर के ऊपर काम करती थी, कोई एतराज़ नहीं लगा सकती थी, रिजेक्ट नहीं कर सकती थी। ये अब मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा मीनिंगफुल कंसल्टेशन भी है पार्लिमान और जो जुडिशरी है उसके दरमियान। तो ये एक अच्छा प्रोसेस है। बहरहाल इस पर मजीद जो अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ शेयर करूँगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं IT पार्क्स के हवाले से। हुकूमत एक नई पॉलिसी बना रही है। ये पिछले दिनों से खासतौर के ऊपर जो VPN की बंदिश है या इंटरनेट की बंदिश और फायरवॉल के हवाले से जो मसाइल आ रहे, जो आम सार्फिन हैं उनके तो इंटरनेट वैसे ही ओपन नहीं होता, लेकिन उसके साथ साथ जो IT पार्क्स थे या IT के बिजनेस से रिलेटेड लोग थे जो कि सॉफ्टवेयर और ये इस तरह की IT की से रिलेटेड जितनी भी खिदमात देते थे वो उनको मुश्किलात का सामना होता था, इंटरनेट की स्पीड नहीं है। फिर उसके साथ साथ जो VPN है, क्योंकि ये जितने भी IT से रिलेटेड जो काम होते हैं ये VPN के ज़रिए ही आगे इनका डाटा ट्रांसफ़र होता है और ये सारा कुछ होता है ताकि उससे डाटा प्रोटेक्शन होती है। ये बड़ा मुतासर हो रहा था। एक तरफ हुकूमत ये कह रही है कि हम IT की जो बरामदात हैं वो 5 से 10 बिलियन डॉलर्स तक लेकर जाएंगे नेक्स्ट 3 सालों में, और दूसरी तरफ ये जो इंटरनेट की बंदिश के हवाले से मसाइल थे तो उस पर एक हुकूमत की तरफ से अहम मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ये फैसला किया गया है कि अब ये जो हुकूमत है उसके लिए जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स,
और जितने भी ये IT पार्क्स हैं उनको बिला तातुल इंटरनेट सर्विस फराहम की जाएगी। और उसके साथ साथ ये हुकूमत की तरफ से एक पॉलिसी फ्रेमवर्क भी बनाया जाएगा जिसके ज़रिए ये तमाम तर जितने भी IT पार्क्स और जो IT से रिलेटेड बिजनेसेस होंगे उनको इस्तिस्ना होगा किसी भी हवाले से, चाहे वो ये जो फायरवॉल है या इंटरनेट की बंदिश है या VPN की बंदिश है, इस हवाले से उनका काम किसी सूरत मुतासर नहीं होगा और उनको हर 24 घंटे ये इंटरनेट की फराहमी हमेशा से मुयस्सर रहेगी। ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत की तरफ से बड़ा अच्छा फैसला है जो कि ये किया गया है। ख़ासतौर के ऊपर जो आगे दौर है वो IT से ही है और दुनिया कम्पीट भी IT से रिलेटेड जो बरामदात हैं उस पर वो कर रही है। अगर हुकूमत के जो पाकिस्तान है इसमें टैलेंट भी बहुत है और इस हवाले से ये हम जो अपनी बरामदात हैं उसमें कई गुना इजाफा कर सकते हैं अगर हुकूमत इन तमाम जो IT से रिलेटेड जितने भी बिजनेसेस हैं ना सिर्फ ये कि इनको फैसिलिटेट करे बल्कि इस तरह की जो बंदिशें होती हैं और या इस तरह की जो रुकावटें हैं वो दूर कर दी जाएं तो पाकिस्तान बड़ा तेज़ी से ग्रो कर सकता है IT के जो फील्ड है उसमें। उम्मीद है कि ये हुकूमत इस पॉलिसी को जारी भी रखेगी और इस हवाले से जो इन्होंने हुकूमत ने ये फैसला किया है इसके ऊपर अमल दरामद भी होगा। आज काफ़ी सारे मौज़ूआत के हवाले से बात कर लेगी क्योंकि ख़बरें भी बहुत ज़्यादा और अहम और इंटरेस्टिंग थी, इसलिए मैंने सोचा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन और जो ख़बरें हैं वो आपके साथ शेयर कर सकूँ। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।